हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम 5th चैप्टर को रीड कर रहे हैं। 5th चैप्टर में गाइस आपने लिस्ट के बारे में, टप्पल के बारे में, डिक्शनरी के बारे में देखा है। ठीक है, अभी तक जितने भी पिछले कंसेप्ट हो चुके हैं वो लगभग सारे आपकी बुक से कवर होते हुए आ रहे हैं। 5th चैप्टर में आगे बढ़ेंगे गाइस, तो आपको कुछ कंसेप्ट मिलेंगे म्यूटेबिलिटी के बारे में। ठीक है, म्यूटेबिलिटी जो है वो आपका कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लोकेशन का कंसेप्ट है, जो कि ठीक है, मेमोरी लोकेशन का कंसेप्ट है म्यूटेबिलिटी आपका, जो कि हम 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसको हमें दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको 3rd चैप्टर से पढ़िएगा, हमने तब इसको डीप फॉर्म में और अच्छे से समझा था, वही कंसेप्ट आपका यहाँ पर काम करेगा। आप प्रीवियस 3rd यूनिट में यदि दोबारा से चाहे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद गाइस, म्यूटेबिलिटी के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, वो है आपका स्लाइसिंग। स्लाइसिंग भी हम 3rd यूनिट में अच्छे से कवर कर चुके हैं, उसको तभी अच्छे से समझ चुके हैं पूरा। ठीक है, तो विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं, तो आप उसको 3rd चैप्टर में वहीं से रीड कर लीजिएगा। अब हम म्यूटेबिलिटी और अपने स्लाइसिंग कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं, तो अब हम अपने दोबारा डिक्शनरी पर पहुंचते हैं। डिक्शनरी में आप कुछ नया सीखते हैं। डिक्शनरी में गाइस आज हम 3 चीजें सीखेंगे डिक्शनरी में यूज होने वाली। दैट इज ए मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू। आपके पास डिक्शनरी में जितना भी डाटा है उसमें से मैक्सिमम डाटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे मिनिमम, यानी पूरी डिक्शनरी में सबसे छोटा डाटा कौन सा है वो सीखेंगे। और तीसरी चीज हम सीखेंगे मीन। मीन मीन्स यदि आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो स्टेटिस्टिक्स में यह कंसेप्ट आता है आपका मीन का। तो मीन किस तरीके से यूज किया जाता है, मीन का थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहेगा, थोड़ा सा आपको डीप में थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, बाकी मैक्स और मिनिमम सिंपल है। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करके देखते हैं अपनी डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में फाइंड आउट तभी कर पाओगे कोई वैल्यू जब आपके पास कोई डिक्शनरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई डिक्शनरी बनानी होगी पहले। ठीक है, तो डिक्शनरी बनाने के लिए सबसे पहले कोई मेमोरी लोकेशन लीजिए, जिसको मैंने ए नाम दे दिया है। उसके बाद आप सभी जानते हैं डिक्शनरी में हम इस तरीके के कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने डेटा को लिखते हैं, सपोज 2 5 1 10 7। सपोज आपके पास ये डाटा है 7 तक का, 2 4 1 10 एंड 7 ये डाटा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से सबसे बड़ा डाटा कौन सा है। अभी तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, आप समझ ही जाओगे कि 10 दिख रहा है, क्योंकि आपके पास जो डाटा है वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 ही डाटा है। लेकिन मान लीजिए यही डाटा हमारे, यानी यही नंबर हमारे 100 में होते, 200 होते, 500 होते, तो आप फिर इतने सारे नंबरों में फाइंड आउट करना तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो इसलिए जब हमारे पास कोई डिक्शनरी है और उसमें डाटा है और हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे बड़ा डाटा एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले तो उसके लिए प्रिंट कमांड लिखिए। क्यों लिखिए, क्योंकि जो भी बड़ा नंबर है वो कंपाइलर प्रिंट करके तो आपको बताएगा। ठीक है, तो प्रिंट लिखिए। प्रिंट के अंदर आपको सबसे बड़ा नंबर जानना है, यानी मैक्सिमम नंबर जानना है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे मैक्सिमम पे नंबर कौन सा है। तो मैक्सिमम नंबर जानने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्स। ठीक है, मैक्स एक फंक्शन है, तो इसके आगे क्या लग जाएंगे, इस तरीके से ब्रैकेट्स लग जाएंगे। ठीक है, हमको मैक्स यानी मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर जानना है किसका, ए मेमोरी लोकेशन का, क्योंकि ये डिक्शनरी बेसिकली हमारी किस में, ए में। तो यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन के अंदर आप क्या लिख दो, ए लिख दो। ओके, नाउ कंट्रोल एस की सहायता से अपने प्रोग्राम को मैं सेव कर रही हूँ। ठीक है, मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी ये जो फाइलें बनी हुई थी, तो इसलिए मुझे ओनली कंट्रोल एस के साथ सेव करना हो रहा है, सेव करना पड़ रहा है। ठीक है, यदि आप फर्स्ट टाइम आपने फाइल ओपन की है तो आप इसको सेव एस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइल पे जाके सेव एस कीजिएगा। ठीक है, अब सेव एस
सेव करने का तरीका है सब मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं आगे नहीं जा रही, मेरी सेव फाइल है तो नॉर्मल मैंने कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया है और मैं अब इसको रन करने जा रही हूँ, F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। तो देखिए जब मैं रन करने जा रही हूँ तो वो बता रहा है 10, यानी जो सबसे मैक्सिमम नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, मेरा 10 है। ओके, अब हम देख लेते हैं, जैसे मैक्सिमम देखा ऐसे देख लेते हैं मिनिमम नंबर यानी सबसे छोटा नंबर। तो सिंपल है, सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपने मैक्स लिखा था उसी जगह आप क्या लिख दो, मिन, MIN, मिनिमम का छोटा में आता है मिन। तो मिन एक फंक्शन है जो कि हमारे डिक्शनरी में से या जो भी लिस्ट हमें मिली उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। तो कंट्रोल एस की सहायता से हमने प्रोग्राम को सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया है। तो देखिए सबसे छोटा नंबर मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। अब तीसरी चीज हमें सीखनी है वो है मीन। मीन क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए जो मीन है ये होता क्या है। देखिए मीन का क्या मतलब होता है, मीन का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि मीन में क्या होता है, सबसे पहले आपके जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं उन सब का आपस में क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। जैसे कि कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास, 2 + 4, ये मैं मीन निकालना सिखा रही हूँ कि मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पहले आप सीख जाओ कैलकुलेशन करना, उसके बाद मैं आपको कंपाइलर से बता दूंगी कि आप मीन ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे अपना मीन को, मीन वैल्यू को निकाल सकते हैं अपने डिक्शनरी में, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता होगी, इन डेटा एलिमेंट्स की जो आपकी डिक्शनरी में मौजूद है। वो सारे एलिमेंट जो भी आपकी डिक्शनरी में मौजूद हैं वो क्या होंगे, ऐड होंगे, फाइन, सबसे पहले ऐड होंगे। तो 2 + 4 + 1 + 10 + 7, फाइन ना। इसको मैं, इस पूरे डेटा को मैं कर देती हूँ यहाँ पे ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि जितने भी दिए हुए एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में प्लस होते हैं जब हमें मीन फाइंड आउट करना हो तब। एडिशन हो जाने के बाद उनको डिवाइड करना होता है, किससे डिवाइड करना होता है, एक नंबर से डिवाइड करना होता है। वो नंबर कौन सा होता है, वो नंबर होता है आपके दिए हुए पूरे टर्मों की संख्या। यानी ये कितने डेटा एलिमेंट्स हैं, ये हमारे 1 2 3 4 5 डेटा एलिमेंट्स है ना। तो जो भी डेटा है वो पूरा के पूरा 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एक और डाटा होता 7 के बाद, मान लीजिए यहाँ पे एक और डाटा होता है, सपोज 12 होता, तो यहाँ भी क्या हो जाता है, यहाँ भी +12 हो जाता, ठीक है। तो अब जो डिवाइड है वो किसने से होता, पहले वैल्यू 5 से ना हमने 1 बढ़ा दी तो 6 से होता, ठीक है। क्लियर, मीन फाइंड आउट करने का आपको तरीका समझ में आया। मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी डेटा एलिमेंट्स यहाँ पर है उन सबको आपको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जितना भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी आपके पास अवेलेबल है वो उससे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे ऐड होने के बाद, ठीक है। तो हम तो अभी के बाद 7 तक ही नंबर लिया था, छोटी डेटा लिया था। आप चाहो तो उसको 12 + 12 करके भी ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे डेटा एलिमेंट्स को जोड़ना है और फिर उनको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, दी गई संख्या, दी गई जितनी भी संख्या दी गई है उतने नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे 5 संख्या दी गई है तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, देख लीजिए, इक्वल का साइन लगा देते हैं। 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 10 17, एंड 17 + 7 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। +7 हो गया ये आपका 24, एंड 24 डिवाइडेड बाय 5। 24 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 24 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल करिए 4.8 आंसर मिल रहा है, ठीक है। आंसर आपको मिल रहा है 4.8। तो अब हम देख लेते हैं मीन में भी हमको ये 4.8 आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा, तो हमें मीन फाइंड आउट करना है। अब आप कहेंगे जैसे हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया था तो मैक्स लगाता, मीन फाइंड आउट किया, सॉरी मिनिमम फाइंड आउट किया था तो मिन लगाता, ऐसे क्यों ना मैडम, हमें जब मीन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मीन लगा दें, यानी यहाँ पे मीन लिख दें, ठीक। देखिए मीन आपका जो है तो मैथ्स का फंक्शन, लेकिन मैथ्स से थोड़ा सा हटकर है, यानी मैथ्स में जो स्टैटिस्टिक्स आ जाता है उसका फंक्शन है,
ठीक है। तो इस कारण ये जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं जो अलग चलते हैं, उसके लिए कंपाइलर ने, पाइथन कंपाइलर ने क्या कर रखा है, अपने पाइथन कंपाइलर में, यानी आपके जो पाइथन है आपके पास, इसमें एक लाइब्रेरी बना रखी है। फाइन, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कंपाइलर ने, पाइथन के कंपाइलर ने अपना ये जो सेटअप है, जो आपको सेटअप बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, सॉफ्टवेयर ही तो है जो कि पाइथन का काम कर रहा है, कंपाइलर काम कर रहा है। इस कंपाइलर में एक लाइब्रेरी ऑलरेडी रखी हुई है, उस लाइब्रेरी के अंदर कई सारे अलग अलग फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है, और खूब बड़ी लाइब्रेरी, कई सारी उसमें लाइब्रेरी की तरह यानी कई सारी फाइल्स मौजूद है, और फाइलों के अंदर कई सारे फंक्शन मौजूद है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका कंपाइलर है उसमें कई सारी फाइलों में से एक फाइल है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जब भी आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे फंक्शन यूज करना हो, तब आपको वो उस फाइल को इंपोर्ट करना होगा, यानी उस फाइल को अपने इस प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए आपको लिखना होता है इंपोर्ट, ठीक है, स्पेस दीजिए, और कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है हमको, स्टैटिस्टिक्स। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा विशेष, है ना, ठीक है। देखिए, जब हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, ये कंपाइलर में कुछ नॉर्मल तरीके से सेव है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हो, इसमें आपको कोई भी फाइल को यूज नहीं करना था। लेकिन मैथ्स में कई सारी चीजें जो स्पेसिफिक है, ठीक है, जैसे मीन है तो वो स्टैटिस्टिक्स का ही फंक्शन है। तो जब भी आप ऐसे कोई फंक्शन का यूज करोगे जो स्टैटिस्टिक्स में मौजूद होते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स फाइल को अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। और इंक्लूड करने के लिए क्या लिखना होता है, हमको लिखना होता है इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। इसका ये मतलब हुआ सीधा सा कि भाई के अंदर क्या है, एक लाइब्रेरी मौजूद है। ये लाइब्रेरी आपको कहाँ दिखती है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ लाइब्रेरी आपको कहाँ दिखेगी। देखिए, फाइल में जाइए, ठीक है, और सेव एज के ऑप्शन पे चले जाइए। सेव एज के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको LIB दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप LIB पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको फाइल बता रही हूँ लाइब्रेरी कहाँ है। देखिए, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये पूरी ये क्या है, ये लाइब्रेरी है। देखिए यहाँ पे कितनी सारी आपको ये फाइलें दिख रही है, ये AST, एसेंचेंट, BDB, ये सब क्या है, ये लाइब्रेरी, यानी पहले से ही इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम, कई सारी कोडिंग बना के रख दी है आपके यूज के लिए, कि भाई हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे, पूरा फंक्शन सब कुछ यहाँ पे बना दिया है, यानी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं सब कुछ यहाँ पे बने हुए रखे हैं। अब वो किस फाइल में रखी हुई, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स की एक फाइल मिल जाएगी। ये कई सारी फाइल हैं, ठीक है, एक फाइल नहीं है। तो जैसे आपका यूज आएगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तब आपको इन फाइलों का यूज करना होगा। तभी तो हम स्टैटिस्टिक फाइल का यूज करने ढूंढ लेते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स फाइल, ठीक है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स की फाइल है जो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई है, इस फाइल को हमको अपने इस प्रोग्राम में शामिल करना होगा। तो प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपको इस तरीके से इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स लिखना होगा। आप चाहे कि हम मीन डायरेक्ट यूज कर लें, तो मीन फंक्शन को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। कई सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो फंक्शन आपको किसी ना किसी स्पेशल फाइल को इंपोर्ट करने के बाद ही वो फंक्शन आपके वर्क करेंगे, ठीक है, वो फंक्शन आपके डायरेक्ट वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन को यूज करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब ये मेन फंक्शन है, तो अब ये मेन फंक्शन में डायरेक्ट काम नहीं करेगा, इसको आपको इस तरीके से लिखना होगा, स्टैटिस्टिक्स डॉट मेन, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि भाई हमने एक तो डिक्शनरी ले ली पहले, सबसे पहले, फिर हमने बोला स्टैटिस्टिक्स को तुम क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। इसका ये मतलब हुआ वो जो मैंने अभी आपको फाइल दिखाई थी स्टैटिस्टिक्स की, तो उसके अंदर लिखे हुए सारे के सारे फंक्शन हमारे इस फाइल में यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, जिस फाइल पे मैं काम कर रही हूँ। बेसिकली ये जो है, ये जो जिसमें मैं काम कर रही हूँ, ये भी एक तरीके से फाइल ही है। तो इस फाइल में सारे फंक्शन आ चुके हैं। तो जितने भी स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन है वो सारे, यदि मेरे को किसी भी स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन की आवश्यकता है तो मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स की फाइल को यहाँ पे क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब मुझे मीन निकालना है अपनी मेमोरी लोकेशन का, यानी जो अपनी डिक्शनरी दी हुई है, इतने भी डाटा दी उनका मीन निकालना है, तो उसमें भी मीन आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसको आपको स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन करके ही लिखना होगा। यानी आपको फाइल का नेम लिखना होगा, डॉट लगाना होगा, फिर फंक्शन का नेम लिखना होगा। ओके, इतना काम आपको करना होगा ना। आपने देखा था आपका जो आंसर है वो क्या आया था,
जब हमने कैलकुलेटर यूज़ किया था तो आंसर हमारा 4.8 आया था। तो देख लेते हैं हमारे यहाँ पे भी 4.8 हमको कंपाइलर से प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कंट्रोल एस की सहायता सेव किया अपना प्रोग्राम, F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। इसने बोला कि मैंने कोई ना कोई गलती करी है। क्या गलती मैंने करी है? अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल को मैंने प्रॉपर तरीके से एंड नहीं करा। देखिए ये एरर कब आती है? ये एरर आती है जब मैंने जो इस तरीके से फाइल को क्लोज करने का जो तरीका होता है, ये जो ब्रैकेट्स को बंद करने का तरीका होता है, यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ गलती की। यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लीजिए, देखिए 2 ब्रैकेट चालू हुए, ठीक है ना। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट चालू कर दिए मैंने, और बंद केवल मैंने 2 ही ब्रैकेट किए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट यानी 3 ब्रैकेट चालू है तो तीनों ही ब्रैकेट बंद होने चाहिए। तो कंट्रोल एस की सहायता सेव कर दिया, F5 की सहायता से रन कर दिया। देखिए मैं 4.8 आंसर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक गलती की थी, वैसे तो वो गलती नहीं मानी जाएगी कंपाइलर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने अननेसेसरी क्या किया हुआ है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा दिए, मतलब अननेसेसरी 2 ब्रैकेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रिंट का जो ब्रैकेट लगा है उसी के बाद भी statistic.mean लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे 2 ही बंद होंगे, क्योंकि स्टार्ट कितने हुए, एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और देखिए दूसरा, तो बंद भी कितने होंगे, 2 ही ब्रैकेट बंद होंगे। दोबारा से कंट्रोल एस के साथ सेव कर लें, F5 के साथ से रन कर लेते हैं। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4.8। ओके, तो मीन निकालने का तरीका समझ गए। मीन निकालने का तरीका होता है जितने भी आपकी डेटा वैल्यूज होती हैं सारी जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद जितने भी नंबर हैं टोटल, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो भी तो इनका एडिशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से डिवाइड होकर आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 4. ठीक है। मीन लिखने का जो तरीका है वो आप समझ गए होंगे। आपको उसके लिए पहले स्टैटिस्टिक्स नाम की जो फाइल है उसको इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोग्राम में, और उसके बाद आपको statistics.mean इस तरीके से आपको इस फंक्शन को लिखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपने 3 चीज सीखी, मिनिमम फाइंड आउट करना, मैक्सिमम फाइंड आउट करना एंड मिनिमम और मीन वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने क्या एक स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन देखा जिसमें आपने स्टैटिस्टिक्स की फाइल देखी इंपोर्ट की, जिसमें आपने मीन फंक्शन देख लिया। और बता देती हूँ ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए आपको बेटा थोड़ी शांति रखो, है ना, थोड़ी ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए आपको फाइल को एक्सेस करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कभी इस तरीके के फंक्शन पढ़े होंगे स्क्वायर रूट वाले, जैसे 49 है तो 49 का स्क्वायर रूट है जो उसका आंसर क्या होता है 7। बेसिकली स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, ऐसे 7 है ना, तो 7 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 49। तो बेसिकली कोई भी स्क्वायर रूट होता है वो अगली वैल्यू का क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, डबल मल्टीप्लाई अपनी अगली वैल्यू का, है ना। तो जैसे मान लीजिए इसकी जगह 9 होता, तो जो 9 स्क्वायर रूट है उसका आंसर क्या होना चाहिए 3, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो अगर इस तरीके के स्क्वायर रूट मुझे अपनी पाइथन से फाइंड आउट करने हैं तो क्या करना होगा, देख लेना, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट, है ना। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 49, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे SQRT, और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा 49, ठीक है। 49 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कभी भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए भी आपको मैथ की फाइल इंपोर्ट करनी होगी। तो सेम जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स की थी ना, ऐसे ही आप मैथ की फाइल को इंपोर्ट कर लो, ठीक है, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, कोई भी फंक्शन है उसके पहले फाइल का क्या लिखना होता है, नाम, और फिर डॉट लगाना होता है। तो math.sqrt यहाँ पे हो गया, इसको हमने 49 का हमें sqrt देना है। तो देखते हैं कंपाइलर हमको क्या आंसर दे रहा है। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया, तो देखिए 7.0 मीन 7 हमको आंसर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आ चुका है। इसी प्रकार यदि आप देखते हैं 9 का स्क्वायर रूट, 9 का, तो देखिए कंट्रोल एस की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से रन किया है, हुआ नहीं, सॉरी, दोबारा रन करते हैं, F5 की सहायता से रन कर दिया, तो देखिए 3 आंसर मिल चुका है। तो इसी तरीके से कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करने के लिए आपको, शांति रखो, ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करने के लिए आपको कोई ना कोई फाइल इस तरीके से इंपोर्ट करनी होगी,
ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि हमको किस फंक्शन का यूज़ करना है और उसके लिए हमें किस तरीके की फाइल को इंपोर्ट करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहेंगे ऐसे तो ढेर सारी फाइल्स हैं मैडम, आपने सारी फाइल्स तो बताई नहीं। बहुत सारी फाइल तो हम आपके इस छोटे से जो ओ लेवल का कोर्स में हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं रहता इसमें, क्योंकि पाइथन अपने आप में एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और बहुत सारी ढेरों फाइल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो कुछ जनरल फाइल्स हैं जो कि हम इस अपने पढ़ने के दौरान हम पढ़ लेंगे और उन्हीं फाइलों में से उन आपको क्वेश्चन कोई ना कोई परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है बेटे, तो शांति रख। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए जैसे SQRT आपने देखा ना, ऐसे मैथ्स में कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने पढ़े होंगे या आप जानते होंगे, कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कॉस, साइन, टेन। तो कॉस, साइन इस तरीके के फंक्शंस आपने, ठीक है, तो कॉस, साइन इनके नाम आपने सुने होंगे, तो यूज भी नहीं किया होगा। तो इस तरीके के सारे फंक्शन हमारी मैथ फाइल में यूज होते हैं। तो चलिए आइए, जब हमने इतना देखा जितना, और देख लेते हैं कि मैथ फाइल है तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं मैथ के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आपको जब भी किसी भी फाइल के अंदर सारे के सारे फंक्शंस देखने, यानी देखना है इसमें कौन कौन से फंक्शंस लिखे हुए हैं, कौन कौन से फंक्शन के लिए हमको मैथ की फाइल लेनी है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की यदि आपको जानना है कि मैथ के अंदर मान लीजिए कौन कौन से फंक्शन है, सीधी सी बात, तो आपको 2 लाइनें लिखनी होंगी। पहली लाइन जिसमें आपको फ्रॉम लिखना होगा, फ्रॉम के बाद कौन सी फाइल है, मैथ लिखना होगा, और उसके बाद आपको लिखना होगा इम्पोर्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको लगाना होगा इस तरीके से मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी होगी, इस तरीके से लाइन लिखी जाती है, आप इसको याद कर लेना। फिर आपको प्रिंट के अंदर ब्रैकेट्स लगाइए, ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दीजिए इवेल। ठीक है, इवेल के अंदर आपको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोट्स लगाने हैं और यहाँ पे लिखनी है dir डायरेक्टली। बेसिकली जो भी फंक्शंस आपके इंक्लूड हैं किसी चीज के अंदर, वो क्या कहला रही है, एक तरीके से डायरेक्टरी कहलाती है लाइब्रेरी के अंदर। जैसे डायरेक्टरी आप जानते हो ना, आपने देखी होगी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उसमें क्या होता है पूरे शहर के एक साथ नंबर होते हैं, तो वो डायरेक्टरी, क्योंकि उसमें सारे के सारे नंबर एक साथ। इसी तरह मैथ फाइल, जो मैथ के अंदर जितने भी फंक्शंस मौजूद हैं लाइन से मौजूद है, तो मैथ के भी जितने भी फंक्शंस मौजूद हैं जिस फाइल के अंदर मौजूद है, जिस चीज के अंदर मौजूद है, हमने बेसिकली उस फोल्डर को डायरेक्टरी नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। आपने, अब पता नहीं आप मोबाइल का युग आप जानते हो या नहीं, पहले जब टेलीफोन चला करते थे तब ऐसे डायरेक्टरी वगैरह आया करती थी, उसमें सारे के सारे जरूरी नंबर, पूरे शहर के नंबर, सबके नंबर शामिल होते थे जिनके पास टेलीफोन है। ठीक है, अब तो शायद चलती नहीं है, अब भी चलती हो तो पता नहीं, लेकिन तब आम हुआ करती थी, घर घर में मौजूद होती थी जब टेलीफोन चलते थे। ठीक है, तो मान लीजिए जिसमें भी सारा डाटा मौजूद होता है उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। इसी तरह मैथ के जितने भी फंक्शंस मौजूद हैं उसको भी हमने क्या नाम दिया है, डायरेक्टरी। तो इसलिए यहाँ पे dir उसका शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये 2 लाइन इस तरीके से आपको लिखनी ही होगी। ठीक है, इसका कोई समझने का और कोई विकल्प नहीं है, इस तरीके से लिखेंगे तभी आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं फंक्शंस हमको मिल रहे हैं, यानी कंट्रोल S की सहायता सेव किया है, F5 की सहायता से रन करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा शांति रख। देखिए मैथ के अंदर यूज होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर आ गए। बेटू शांत, अभी देखो, अभी जस्ट हमने पढ़ा SQRT, वो देखो ये रहा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अभी हमने देखा टेन, साइन, कॉस, वो भी यहाँ भी कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये साइन मौजूद है, SIN साइन, ये टेन जो भी हमने देखा। तो इस तरीके से कई सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आपके मैथ में यूज होते हैं। वो सारे के सारे फंक्शंस की लिस्ट है जो कि आपके मैथ डायरेक्टरी के अंदर रखे हुए, और इतने फंक्शंस आप यूज कर सकते हो। अब ऐसा घबरा मत जाना कि इतने फंक्शंस हमने सीखे नहीं, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आप जान लीजिए इनके बारे में। ठीक है, चले जाओ। इसी तरीके से हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिख दिया, तो देखते हैं क्या स्टैटिस्टिक्स के सारे फंक्शंस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। कंट्रोल S के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन कर ले रहा है। देखिए स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फंक्शंस जो भी वो सारे यहाँ पे मौजूद हो गए। देखिए जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं मीन के बारे में। तो इस तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स उसमें ये कई सारे फंक्शंस हैं, तो इन फंक्शंस का आप यूज कर सकते हो। तो जरूरी नहीं आप सारे फंक्शंस का भी ओ लेवल में यूज करके देखो। ठीक है, आप ये बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया ना, पाइथन अपने आप में काफी बड़ी लैंग्वेज है और बहुत ज्यादा जगह यूज में आती है। तो अथा इसमें
पढ़ने लायक चीज़ें हैं, तो सारी की सारी तो आप अपने सो लेवल के टाइम पीरियड में पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से फाइल्स होती है, उनको हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, और जो फाइल्स हैं उनके अंदर ढेरों फंक्शंस होते हैं, जो कि मैंने आपको जनरल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।